आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। यह है विशेष चर्चा। आप सब जानते हैं कि अभी हाल ही में संविधान की एक न्यायालयीन पीठ ने, जिसमें 5 जज थे, उन्होंने सवर्ण आर्थिक दुर्बल वर्ग को 10% कोटा लागू किया, मंजूर किया और ये बताने की कोशिश की गई कि वे संपूर्णतः संवैधानिक है। एक तरफ SC, ST, OBC को जो कोटा है या जो रिजर्वेशन है उसका पुरजोर विरोध सवर्ण समाज करता है और दूसरी तरफ अपने 10% कोटे को समर्थन भी करता है। एक तरफ महाराष्ट्र के जो बौद्ध है, जो कभी महार हुआ करते थे, मातंग हुआ करते थे, चमार हुआ करते थे, उन्होंने जब 14 अक्टूबर को धम्म दीक्षा ली और वो बौद्ध बन गए, वो मामला पिछले 35 सालों से रिजर्वेशन का वैसे के वैसे पड़ा है। कोई भी कोर्ट, संसद या संवैधानिक पीठ इसके तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ राजरत्न जी अम्बेडकर है। राजरत्न जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है जिस पर आप बात कर रहे हैं या जिस पर लड़ रहे हैं, आप कोर्ट जा रहे हैं। 35 सालों से जैसे कि ये मामला है कि जो बौद्ध है, जिन्हें कभी नवबौद्ध कहा गया, क्योंकि नवबौद्ध कोई ऐसी कंसेप्ट बुद्धिज्म में है नहीं, लेकिन एक विशेष तरह से उनको कहा गया कि वो नवबौद्ध है और उनका रिजर्वेशन या उनकी कास्ट वैलिडिटी स्टेट में तो चलती है पर केंद्र में नहीं चलती। उनके रिजर्वेशन पे बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हैं। इस वजह से कई सुशिक्षित लोग जो रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, जो बौद्ध है मगर वो बौद्ध के साथ या तो महार लिखते हैं या मातंग लिखते हैं, इस पर आप काम कर रहे हैं जी। ये पेचीदा मामला है, एक्चुअल पूरा रिजर्वेशन ही पेचीदा मामला बना के रखा गया। आपकी क्या राय है इस बारे में? सबसे पहले तो आवाज़ इंडिया के सभी दर्शकों को जय भीम, नमो बुद्धाय। और जो विषय आपने शुरुआत की, मैं उसको पहले एड्रेस करना चाहूँगा। सबसे पहले तो जो EWS स्कीम और ये रिजर्वेशन इन्होंने लाया है वीकर सेक्शन के लिए, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए, सबसे पहले तो रिजर्वेशन ये क्या चीज़ है ये आप लोगों को समझना चाहिए। रिजर्वेशन इट इज अ रिप्रेजेंटेशन, और ऐसे लोगों का रिप्रेजेंटेशन जो पिछले 2500 सालों से इस देश में दबे कुचले गए थे, उनको एजुकेशनली, सोशली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड रखा गया था, इसलिए उनको रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है कि सरकार की अगर 100 नौकरियां है तो 100 नौकरियों में इनका इतना परसेंटेज रिजर्वेशन यानी उस समाज का रिप्रेजेंटेशन होगा। तो ये रिप्रेजेंटेशन का मामला है, ये कोई गरीबी निर्मूलन का मामला नहीं है। आज जो लोग अपने सुप्रीम कोर्ट में संविधान पीठ से ये जो निर्णय दे रहे हैं, ये पूरे के पूरे रिप्रेजेंटेशन और रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट को ही चेंज कर रहे हैं। और इसलिए संविधान पीठ में मुझे लगता है कि भारत के जितने भी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं या रिजर्वेशन को लेने वाले लोग हैं, उनको रिव्यू पिटीशन इसमें डालनी चाहिए कि आप रिजर्वेशन को या रिप्रेजेंटेशन के कॉन्सेप्ट को चेंज नहीं कर सकते। आपको अगर उनको 10% रिजर्वेशन देना है तो आप गरीबी हटाओ कार्यक्रम के नाम के अंडर आप उनको अपलिफ्ट करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक तरफ जिनको अधिकार नहीं है, संविधानिक अधिकार नहीं है, बताओ कौन से ब्राह्मण को सोशली और इकोनॉमिकली और एजुकेशनली डिप्राइव्ड रखा गया था? क्या किसी ने रोका था इनको एजुकेशन लेने से? क्या किसी ने रोका था इनको किसी सामाजिक सोशली, जिस तरह से आज हमें मूछ रखने पर भी पाबंदी है, क्या किसी ब्राह्मण को चोटी रखने पर पाबंदी है? तो ये किस आधार पर रिप्रेजेंटेशन मांग रहे हैं गवर्नमेंट में? एक तरफ ये कहता है कि शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए और दूसरी तरफ कहते हैं कि हमें भी रिजर्वेशन दो। मुझे तो वो शार्क टैंक के व्यक्ति का डायलॉग याद आता है कि ये सब दोगलापन है। ये दोगले लोग हैं, दोगले चरित्र के लोग हैं जो एक तरफ शेड्यूल कास्ट, ST, OBC के आरक्षण को विरोध करते हैं, सरकार के जमाई करके इनका नाम रखते हैं, और दूसरी तरफ जमाई के लिस्ट में ये अपने आप को भी घुसाना चाहते हैं। तो ये पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा जो बहुत अहम है वो ये है कि इस देश में जब पहली बार ये मेरे पास गैजेट नोटिफिकेशन है, ये गैजेट नोटिफिकेशन द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्टेज ऑर्डर 1950 की है। ये 1950 की ऑर्डर कहती है कि नो पर्सन हु प्रोफेस अ रिलीजन डिफरेंट फ्रॉम हिंदुइज्म शैल बी डीम्ड टू मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट। यानी शेड्यूल कास्ट वही हो सकता है जो हिंदू धर्म को फॉलो करता है, जो हिंदू है।
और हिंदुओं की ये पूरी लिस्ट, शेड्यूल कास्ट की इतनी सारी जातियां है, 7,500 जातियों की ये सारी लिस्ट है। इस लिस्ट में इन जातियों के लिए रिजर्वेशन रखा गया है 1950 में। और ये 1950 की ऑर्डर जो है ये अमेंड हुई और इसमें फिर 1956 में जो कहा था कि शेड्यूल कास्ट के मेंबर जो सिर्फ हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, अब सिख धर्म को फॉलो करने वाले लोगों को भी रिजर्वेशन लागू होगा। तो हिंदुइज्म और सिखिज्म को जितने भी शेड्यूल कास्ट के लोग फॉलो कर रहे हैं उनको रिजर्वेशन मिलेगा। ये भी मेरे पास सारी जातियों की लिस्ट है। तो इन जातियों को हिंदू और सिख के तौर पर उनको रिजर्वेशन मिलेगा। उसके बाद जब बाबा साहब अंबेडकर जी की बौद्ध धर्म की दीक्षा हुई, लाखों लोग बुद्धिज्म में चले गए और फिर 1990 में इसी एक्ट में अमेंडमेंट हुआ। उस अमेंडमेंट का नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट्स ऑर्डर अमेंडमेंट एक्ट 1990। और इस अमेंडमेंट के तहत इन्होंने लिखा कि in paragraph 3 of constitution schedule caste order 1950 for the words or the Sikh, the words the Sikh or Buddhist shall be substituted। इसका मतलब यह है कि 1950 में शेड्यूल कास्ट जो हिंदुइज्म को फॉलो करता था, अब उसी शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन सिखों को और बौद्धों को भी लागू होगा। और ये गैजेट नोटिफिकेशन इस देश में निकला। अब हुआ क्या, बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा कि जातियों से बाहर निकलो, जातियां, कास्ट इज एंटी नेशनल। इस तरह से बाबा साहब अंबेडकर जी ने हमें जातियां छोड़ने के लिए कहा और लोगों ने फिर अपने बुद्धिस्ट सर्टिफिकेट्स बनाना शुरू किए। जी, लोगों ने महार, मातंग, चमार, ढोर नाम से जो रिजर्वेशंस उनको मिल रहे थे वो लेना बंद किया, क्योंकि एज अ बुद्धिस्ट हमको रिजर्वेशन है। एज अ बुद्धिस्ट वही गैजेट नोटिफिकेशन कह रहा है कि हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट जो भी शेड्यूल कास्ट के लोग इन धर्मों को प्रोफेस कर रहे हैं उनको रिजर्वेशन मिलेगा। तो लोगों ने बुद्धिस्ट होना शुरू कर दिया, अपने आप को बुद्धिस्ट लिखना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र सरकार ने बौद्धों का एक अलग से कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट तैयार किया और आज भी महाराष्ट्र में बौद्धों को एज अ बुद्धिस्ट, शेड्यूल कास्ट कन्वर्टेड बुद्धिस्ट, इस नाम से उनको रिजर्वेशन आज भी मिल रहा है। 1990 के इस अमेंडमेंट से मिल रहा है। लेकिन वहीं पर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के इस फॉर्मेट को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। यानी आप ही खुद कहते हो कि बौद्धों को रिजर्वेशन मिलेगा और दूसरी तरफ आप ही के बौद्ध लिखने पर कहते हो नहीं, इनको रिजर्वेशन नहीं देंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट ने कई सारे खत सेंटर को लिखे हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने, वो सारे लेटर्स मेरे पास है। और स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि ऑलरेडी आप ही लोगों ने इनको रिजर्वेशन दिया हुआ है, तो आप इनको डिनाई क्यों कर रहे हो सेंटर में? सेंटर में डिनाई क्यों कर रहे हो? यानी महाराष्ट्र में अगर किसी के पास शेड्यूल कास्ट कन्वर्टेड बुद्धिस्ट नाम से अगर सर्टिफिकेट है तो उसी महाराष्ट्र में आप आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकते, आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की गवर्नमेंट की जॉब नहीं कर सकते, या जितनी भी स्कीम्स सेंटर की है वो आप नहीं ले सकते। एक ही स्टेट एक ही है। तो सोचो अगर महाराष्ट्र में इस तरह से हो रहा है, कर्नाटक के लोगों के साथ क्या होता होगा, पंजाब के लोगों के साथ क्या होता होगा। तो ये सेंटर एडमिनिस्ट्रेशन ये हमको फिर से महार, मातंग, चमार, ढोर बनाने के लिए ये काम नहीं कर रही है। और इसलिए मैंने पिटीशन 2020 में ये डाली, सुप्रीम कोर्ट में डाली। आज भी हमारे लोगों का एक ही सवाल है, सर मैं बौद्ध होना चाहता हूं, बुद्धिज्म अपनाना चाहता हूं, मेरा रिजर्वेशन तो मिलेगा ना, मेरा रिजर्वेशन जाएगा नहीं। ये एक बहुत बड़ा तमाचा हम सभी अम्बेडकराइट लोगों के ऊपर है। यानी इतनी बड़ी संख्या जो बौद्ध होना चाहती है, हम उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हम बचा नहीं पा रहे, उनको दे नहीं पा रहे जो ऑलरेडी है। हमें 10% मांगने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमको मिला हुआ है। सिर्फ सेंटर गवर्नमेंट वो अपने कास्ट सर्टिफिकेट के फॉर्मेट में चेंज नहीं कर रहा। बिल्कुल, मैं आपको रोकूंगा। बार बार आप जिक्र कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है ये तो पता है। सारी जो इकाइयाँ है, संवैधानिक इकाइयाँ है, जिसमें न्यायपालिका भी है, और जिसका जिक्र हमने अभी किया कि 5 जजों की संवैधानिक पीठ सुप्रीम कोर्ट में बैठती है और इस तरह के अनकॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन को कॉन्स्टिट्यूशनल बता के उसको पास कर देती है। आपको क्या लगता है कि जो कंट्रोवर्सी स्टेट वर्सेस सेंटर की जो चल रही है अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट और सिख रिजर्वेशन, इसको न्यायालय में किस तरह से सेटल किया जा सकता है, या इसकी न्यायालयीन लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है? न्यायालयीन लड़ाई, इनको तो कुछ इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डर दे दिया कि आपके सारे स्टेट्स में
और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद महाराष्ट्र गवर्नमेंट के सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री का लेटर है, और वो लेटर में वो ये कह रहे हैं कि आइदर आपके शेड्यूल कास्ट के लिस्ट में बुद्धिस्ट ये वर्ड ऐड करो। अब ये जो सारी लिस्ट है मेरे पास, ये सारे लिस्ट है, इसमें सिर्फ इनको क्या काम करना है, बुद्धिस्ट ये टर्म ऐड करना है। बुद्धिस्ट ये टर्म ऐड कर दो तो ये जो बुद्धिस्ट है, ये महाराष्ट्र में भी वो लिस्ट में देखेंगे कि बुद्धिस्ट ये नाम महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है, ये कर्नाटक में दिखाई दे रहा है, ये पंजाब में दिखाई दे रहा है, तो जो बौद्ध सर्टिफिकेट हमको मिल रहा है वो ऑल ओवर इंडिया वैलिड होंगे। ये पहला स्टेप है, ये हमारी पहली मांग है। अगर नहीं कर सकते तो जैसे आपने नियो बुद्धिस्ट के लिए कहा, हम तो नियो बुद्धिस्ट को भी प्रेस नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम बुद्धिस्ट हैं। ये नियो बुद्धिस्ट क्या होता है, कोई सिख धर्म अपना ले तो आप उसको नियो सिख बोलोगे क्या नियो क्रिश्चियन बोलोगे या नियो जैन बोलोगे? नहीं बोल सकते। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने एक अपना वे आउट निकाला कि नियो बुद्धिस्ट कौन है, नियो बुद्धिस्ट यानी शेड्यूल कास्ट कन्वर्टेड बुद्धिस्ट। तो इतना बड़ा नाम देने के बजाय इनको नियो बुद्धिस्ट बोल देते हैं। तो ये इनकी क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी है कि वो इतना बड़ा नाम लेने के बजाय शेड्यूल कास्ट कन्वर्टेड बुद्धिस्ट बोलने के बजाय नियो बुद्धिस्ट कहते हैं। तो हमारी दूसरी मांग है कि अगर आप बुद्धिस्ट वो ऐड नहीं कर रहे हो आपके लिस्ट में तो नियो बुद्धिस्ट ऐड करो, नहीं कर रहे हो तो नियो बुद्धिस्ट ऐड करो, और अगर वो भी नहीं कर रहे हो तो आपके सेंटर गवर्नमेंट के फॉर्मेट को चेंज करो। ये फॉर्मेट का चेंज ये हमने नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही ये खत लिखे हुए सेक्रेटरी को कि आपके ये जो फॉर्मेट है वो चेंज करो ताकि शेड्यूल कास्ट कन्वर्टेड बुद्धिस्ट जो है वो अपने आप को किसी भी स्टेट में वो पॉलिसीज का लाभ ले सकते हैं। तो ये अगर होता है, ये हमारी 2020 की ये पिटीशन है, इसको अगर सफलता मिलती है तो जो लोग आज डर रहे हैं कि मैं बौद्ध होने पर मेरा रिजर्वेशन चला जाएगा, मुझे रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ये डर लोगों का खत्म हो जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि ये जो इतनी सारी जातियां मेरे हाथ में है, हर एक पेज पर 100 जातियां हैं, ये जातियां खत्म हो जाएंगी, ये जातियां खत्म हो जाएंगी और ये सारे लोग अपनी अपनी जाति छोड़कर बुद्धिज्म में आएंगे, ताकि उनको एक डर है कि मैं बौद्ध होने के बाद, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि बुद्धिस्ट होने के बाद आपकी सोशल और एजुकेशनल कंडीशन चेंज नहीं होती। बौद्ध होने के बाद मेरी जो झोपड़ी है क्या अचानक एक ही रात में महल बनने वाली है? नहीं बनेगी। और रिजर्वेशन हमको सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए मिला हुआ है, एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट के लिए मिला हुआ है, और इसलिए इस लड़ाई को हम लेना चाहते हैं। लोगों को हम ये कहना चाहते हैं कि महार, मातंग, चमार, ढोर के नाम से रिजर्वेशन लेने के बजाय बुद्धिस्ट के नाम पर रिजर्वेशन लो, और वो हम मांग नहीं रहे, ऑलरेडी दिया हुआ है हमें। 1990 में अमेंडमेंट करके शेड्यूल कास्ट कन्वर्टेड बुद्धिस्ट, या उन्होंने क्लियरली लिखा है बुद्धिस्ट को भी ये लागू होगा, तो हम उसी को मांग रहे हैं। आप एक तरफ पेपर के ऊपर देते हो और जमीन के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो, और दूसरी तरफ आप ये जो EWS अभी ये लोग कर रहे हैं, ये अगर आप पूरे भारत में देखो तो 10% क्या, ये 90% सीट्स पर काबिज है। 90%, यानी जो रिजर्वेशन आपने दिया भी नहीं है, इंप्लीमेंट हो चुका है देश में, सारे पूरे देश में इंप्लीमेंट हो चुका है। मैं तो कहता हूं 10% इनको देकर बाकी के 80 सीट से इनको बाहर निकालो। फिर इन सवर्णों को जो सीट्स पर ये जाकर बैठे हुए हैं उनको सिर्फ 10% पे लाओ, बाकी के सारे पोजीशन से इनको हटा दो, तो वो सही में EWS कहलाएगा। आप EWS के 10% भी लेना चाहते हो और बाकी के 100% सीट्स भी आप ही लेना चाहते हो, तो SC, ST, OBC के लोग कहां जाएंगे, कहां पर जाएंगे? और इसलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को बुद्धिस्ट के नाम पर रिजर्वेशन ऑलरेडी हमको मिला हुआ है, ऑलरेडी हमको मिला, सिर्फ इसका इंप्लीमेंटेशन करना है। एक कागज में आपको बदल करना है, एक कागज में। स्टेट गवर्नमेंट में हम बौद्ध होने के नाम पर हमको फैसिलिटी मिल रही है, तो वही कागज, वही सर्टिफिकेट आप सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो? बस इतनी छोटी सी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट है, ये इनके गले की हड्डी बन जाएगी ये पिटीशन। बिल्कुल। मैं आपको रोकूंगा क्योंकि मैं जितना समझ पा रहा हूँ रिजर्वेशन के बारे में, तो देश के संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष रिजर्वेशन ऑलरेडी दिया है, और उन अल्पसंख्यकों में जैसे कि मुस्लिम आते हैं, सिख आते हैं, जैन आते हैं, पारसी है, बुद्धिस्ट भी आते हैं। अगर अल्पसंख्यक कैटेगरी में बुद्धिस्ट को
ऑलरेडी रिजर्वेशन दिया गया है, तो फिर क्या ये असंवैधानिक हो सकता है कि फिर से बुद्धिस्ट को शेड्यूल कास्ट में भी उसी कैटेगरी को, बौद्ध लोगों को रिजर्वेशन दे दिया जाए? नहीं, देखिए मैं तो कहता हूं हम इस क्वेश्चन से आगे चले गए हैं। 90 में ऑलरेडी दे दिया है। हम मांग नहीं कर रहे कि हमको रिजर्वेशन दो, ऑलरेडी दिया हुआ है अमेंडमेंट करके कि शेड्यूल कास्ट में अब बौद्ध भी गिने जाएंगे। ये मैंने इसलिए आपको ये बताया, हम कोई नई मांग नहीं कर रहे, तुमने ही दिया हुआ है। हम तो माइनॉरिटी के माध्यम से ले लेंगे, हम तो माइनॉरिटी के लिए भी, हम तो लोगों को कह रहे हैं कि एससी के, जिनको एससी का नहीं लेना है वो बुद्धिस्ट माइनॉरिटी के रिजर्वेशन का लाभ ले ले। लेकिन यहां पर हमारे पास है, शेड्यूल कास्ट के लोगों के पास एज अ बुद्धिस्ट उनको अधिकार दिया है। हमारी मांग इतनी है कि कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट चेंज करना है। अब लोग क्या कर रहे हैं पता है, महाराष्ट्र के लोग, बहुत सारे लोग मुझे ये फोन कर रहे हैं, शेड्यूल कास्ट कन्वर्टेड बुद्धिस्ट के नाम से, मेरा भी सर्टिफिकेट इसी नाम से है, शेड्यूल कास्ट कन्वर्टेड बुद्धिस्ट। तो बुद्धिस्ट के नाम से जो सर्टिफिकेट है ये महाराष्ट्र में तो चलते हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के नौकरियों में तो चलते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के नौकरियों में और स्कॉलरशिप में नहीं चलते। तो हमारे लोग क्या कर रहे हैं, जो कन्वर्टेड बुद्धिस्ट थे वो फिर से महार, मातंग, चमार, ढोर नाम से सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। और लिटरली वो दुखी मन से ये काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सर हमें बुद्धिस्ट ही लिखवाना था, लेकिन हमें ये लोग ये रिजर्वेशन नहीं दे रहे, इसलिए फिर से उनको महार बनाया जा रहा है। देखिए कैसे गवर्नमेंट काम कर रही है, एक कागज उनको बदल करना है, वो कागज नहीं बदला रहे, हमको बुद्धिस्ट से फिर से महार बनवा रहे हैं। बिल्कुल, यानी एक कन्वर्जन गवर्नमेंट करवा रही है बौद्धों का महार, मातंग, चमार, ढोर में। तो बौद्धों का महार, मातंग, चमार, ढोर में केंद्र सरकार कन्वर्शन करवा रही है, और दूसरी तरफ कन्वर्शन जो बुद्धिस्ट हो रहे हैं लोग, उनको भी जेल में डालने की कोशिश हो रही है। बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि दिल्ली में जिस धर्मांतरण के प्रोग्राम में आपके द्वारा ही 22 प्रतिज्ञा और धर्मांतर किया गया, तब आप श्रवण थे, वहाँ राजेंद्र पाल गौतम जी भी थे, जो आपके सामाजिक न्याय मंत्री थे, उनको मंत्री पद से भी हटाया गया। उन्होंने सिर्फ ये कहा, या आपने ये कहा कि 22 प्रतिज्ञा का वहाँ उच्चारण किया गया, क्योंकि 56 से बौद्धों की कन्वर्शन की ये परंपरा रही है। जो भी बौद्ध धर्म में आता है वो त्रिशरण, पंचशल और 22 प्रतिज्ञा लेता है, ये तो परंपरा है। इस परंपरा को असंवैधानिक घोषित करके राजेंद्र पाल गौतम जी जैसे एक होनहार मंत्री को उनके पद से हटाना, ये अन्याय हुआ, ऐसा आपको लगता है? नहीं, सबसे पहले तो मैं लोगों को भी ये कहना चाहूंगा, उन्होंने हमारे धर्मांतर को कभी असंवैधानिक घोषित नहीं किया। उनका यह कहना था कि एक मंत्री जिसने एक मंत्री पद की शपथ ली हुई है, जो सर्वधर्म समभाव की एक शपथ दी जाती है कि मैं सभी धर्मों का मान सम्मान रखूंगा, तो बीजेपी के लोगों का यह कहना था कि वो मंत्री है और वो इस तरह की शपथ क्यों ले रहा है। उन्होंने कभी भी 22 प्रतिज्ञाओं के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लिया है। आज भी 22 प्रतिज्ञाओं के ऊपर एक भी एफआईआर नहीं हुआ है। उन्होंने ना तो मेरे ऊपर कभी एलिगेशंस किए हैं। हम ये 22 प्रतिज्ञा पूरे मन से और पूरे जोश से लोगों को देते हैं। इस 22 प्रतिज्ञाओं को इस देश में कोई नहीं रोक सकता, कानून ही नहीं रोक सकता। बाबा साहब अंबेडकर जी ने ये 22 प्रतिज्ञा 1956 में दी है, संविधान लागू होने के 6 साल बाद। यानी ये 22 प्रतिज्ञा संविधान के दायरे में है, संविधान के बाहर नहीं है, 1949 में नहीं दी है। और इसलिए इस 22 प्रतिज्ञाओं को और बौद्ध धर्म के दीक्षाओं को कोई चैलेंज इस देश में नहीं कर सकता। राजेंद्र पाल गौतम जी वो एक संवैधानिक पोस्ट पर है, और इसलिए उनका, बीजेपी के लोगों का कहना था कि इन्होंने उस पद का अपमान किया है। हालांकि राजेंद्र पाल गौतम जी को इस्तीफा देने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन जेल में है, आज भी मंत्री पद पर बैठे हुए हैं। असंवैधानिक काम करने वाला आदमी वो अपने पोस्ट को त्याग नहीं कर रहा, तो राजेंद्र पाल गौतम जी को मंत्री पद से इस्तीफा देने की जरूरत नहीं थी। मैं तो कहता हूं ये राजेंद्र पाल जी ने नहीं दी है, ये केजरीवाल ने जबरदस्ती इस्तीफा लिया हुआ है। इस बात से देश के लोगों को केजरीवाल का कैरेक्टर क्या है ये लोगों को पता चलना चाहिए, कि जो केजरीवाल बाबा साहब की फोटो का ये करता है, कैपिटलिज्म करता है, उसको भांडवल करता है कि बाबा साहब की फोटो लगाएंगे, भगत सिंह की लगाएंगे, बाबा साहब के नाटक दिखा रहा है दिल्ली में, उसका असली कैरेक्टर क्या है ये भारत के लोगों को पता होना चाहिए।
कि जो आदमी एक संवैधानिक पोस्ट पर है उसकी वो मंत्री पद छीन लेता है, लेकिन जो आदमी जेल में पड़ा हुआ है उसकी वो मंत्री पद को नहीं हटा रहा। बिल्कुल। राजेंद्र पाल जी एक संवैधानिक पोस्ट पे थे, मंत्री थे। आपने भी जो कहा कि उन्होंने इस तरह की ऐसी प्रतिज्ञा ली। बीजेपी के अनेक मंत्री हैं जी जो केंद्र में भी है, राज्य सरकारों में है, कैबिनेट्स में है, बड़े बड़े पोस्ट पे है। वे भी दूसरे धर्म के खिलाफ खुलेआम इस तरह की अभद्र भाषा का, ये तो कोई 22 प्रतिज्ञा अभद्र भाषा नहीं थी, नहीं, अभद्र भाषा का, काटने का, मारने का, कब्र से निकाल के रेप करने की बात करते हैं। कभी किसी ने उनसे राजीनामा नहीं मांगा, कभी किसी ने उनको विधायकी से नहीं हटाया या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से नहीं हटाया। तो क्या ये बीजेपी का दोगलापन इस मामले में सामने आया है? ये तो दोगले ही लोग हैं, दोगले ही चरित्र के लोग हैं, और इसलिए ये बीजेपी के लोगों में कोई नैतिकता नहीं है, कोई मॉरलिटी नहीं है। ये बाबा साहब की एक अच्छी बात मुझे याद आती है, कास्ट्रेस इन इंडिया में बाबा साहब ने लिखा हुआ है कि इनको अगर पैसे मिले तो ये हरा चोला पहनकर किसी पीर बाबा के सामने भी बैठकर पैसे ऐंठ सकते हैं। तो ये ऐसे लोग हैं, ऐसे चरित्र के लोग हैं, इनको कोई मॉरलिटी, नैतिकता से इनको कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा था कि राजेंद्र पाल गौतम के ऊपर पूरे देश भर में बीजेपी के लोग रास्ते के ऊपर आने चाहिए थे कि इस्तीफा दो। आपको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं थी, बीजेपी को रास्तों के ऊपर लाने की ये अच्छी आपको मौका मिला था, लेकिन वो हमने गवाया सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल के प्रेशर के ऊपर। ये केजरीवाल का किया हुआ काम है, राजेंद्र पाल गौतम जी का किया हुआ नहीं है। राजेंद्र पाल गौतम जी ने इस्तीफा नहीं दिया, ये केजरीवाल ने मांगा हुआ इस्तीफा है। बिल्कुल, इस चर्चा का आखिरी विषय है कि जिस तरह से एक तो प्राइवेटाइजेशन आ रहा है, वैसे ही रिजर्वेशन खत्म हो रहा है जी। उसके चलते फिर जो ऑथेंटिक रिजर्वेशन है उसमें भी केंद्र सरकारें, राज्य सरकारें, चाहे वो रिजर्वेशन इन प्रमोशन हो या डायरेक्ट रिजर्वेशन हो, उसमें भी सरकारें बिल्कुल ही अनुकूल परिस्थिति में नहीं है। तीसरी ओर कुछ राज्यों में एंटी कन्वर्जन लॉ को फॉलो किया जा रहा है, कुछ राज्यों में और नए नए लॉ लाए जा रहे हैं जहां लोग बुद्धिज्म की तरफ न आए। इतने सारी ऑब्स्टेकल्स होने के बाद भी भारत में ये चित्र है कि चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, चाहे केरल हो, चाहे बेंगलोर हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, लोग बुद्ध धम्म की ओर जा रहे हैं और दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं कि मैं बुद्धिस्ट कैसे बनूं। तो इसके लिए अभी आगे क्या प्रोग्राम होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग बौद्ध धम्म में दीक्षित हो? देखिए, अगर ये सब सरकार कर रही है, प्राइवेटाइजेशन, आपका एंटी कन्वर्जन लॉ, ये आप लोगों को जेल डालना, तो इसका सॉल्यूशन धर्मांतर बंद करना नहीं है। इसका सॉल्यूशन है जो सरकार ये कर रही है उसको हटाना, ये मेन सॉल्यूशन है। तो नेक्स्ट सरकार जो भी बने वो पहले तो प्राइवेटाइजेशन का जो बिल इन्होंने पास किया है इसको हटाना पड़ेगा, जो एंटी कन्वर्शन लॉ इन्होंने बनाया है इसको खत्म करना पड़ेगा। अब जो सरकार यहां पर आई है उन्होंने भी तो पिछले वाले कानून सारे रद्द किए, रद्द करके उन्होंने नए कानून बनाए, और इसलिए अब भारत के लोगों को ऐसे सरकार को चुनना होगा जो ये सारे चीजों को एश्योरेंस करती है कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, हम पब्लिक सेक्टर को बेचेंगे नहीं, जो बेचा हुआ है उसका फिर से नेशनलाइजेशन करेंगे। और ये सारा, क्योंकि पब्लिक सेक्टर ही नहीं होगा आपके पास, आपके पास उदाहरण है जो एयर इंडिया पब्लिक सेक्टर का हवाई जहाज था, एविएशन मिनिस्ट्री थी, वो यूक्रेन में अपने बच्चों को जब लेकर गई तो 12,000 15,000 के टिकट थे, तब वो पब्लिक सेक्टर के अंडर थी। लेकिन जब यूक्रेन में वॉर हुआ तब तक ये बिक चुकी थी, एयर इंडिया गवर्नमेंट के पास नहीं थी, गवर्नमेंट के पास एक भी प्लेन अपने बच्चों को लाने के लिए नहीं था, और एयर इंडिया उस समय प्राइवेट थी, 1-1 2-2 लाख रुपए इन्होंने टिकट के लिए है। यानी पब्लिक सेक्टर इस देश में उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका प्राइवेट सेक्टर भी है। बिल्कुल, पब्लिक सेक्टर उतना ही जरूरी है जितना प्राइवेट सेक्टर है। जैसे कि राजरत्न अंबेडकर जी कह रहे हैं कि ऐसी सरकारें लानी पड़ेगी जिसको ये तय करना है कि प्राइवेटाइजेशन ना हो, जो प्राइवेट सेक्टर में चले गए उनका फिर से राष्ट्रीयकरण हो, रिजर्वेशन किसी का ना हटे, सबको जितनी संख्या है उतनी संख्या के आधार पर रिजर्वेशन मिले, नौकरियां मिले, रोजगार मिले, शिक्षा मिले। ये
सरकार बदलने की बात है। इस पर विस्तृत चर्चा आगे जारी रहेगी। फिलहाल हम यही रुकते हैं। राजरत्न अंबेडकर जी, आपने वक्त दिया, इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी।